आज सुबह उमा जी कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई थी। रसोई घर में से लगातार खटपट की आवाज आ रही थी। यह आवाज उनके बेटे बहू के कमरे में भी जा रही थी। तभी उनके बेटे विनोद की नींद खुल गई और अपनी पत्नी प्रिया से बोला, अरे इतनी सुबह सुबह माँ रसोई घर में क्या कर रही है, देखो तो। ऐसा कहते हुए जैसे ही विनोद उठने लगा, तभी प्रिया बोली, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब ही अपनी नींद हराम कर रहे हो। तुम्हारी माँ अपने पीने के लिए पानी गर्म कर रही होंगी और इस चक्कर में हमारी नींद खराब कर देती हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि सोने से पहले दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर दिया करो, लेकिन तुम कहाँ मानते हो। सारी नींद खराब कर दी। कोई काम धंधा तो है नहीं। इन्हें घर का काम करते समय तो इनकी घुटनों में दर्द होता है, लेकिन सुबह सुबह तैयार होकर पार्क में टहलने के लिए निकल जाती हैं। यहाँ हमें नींद आए ना आए, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, ऊपर से चैन की नींद भी नहीं सोने देती हैं। ऐसा कहते हुए प्रिया ने सुबह सुबह अपनी सासू माँ को कोसना शुरू कर दिया। तभी विनोद ने कहा, अरे प्रिया, तुम भी जानती हो कि माँ की गठिया की बीमारी के चलते डॉक्टर ने उन्हें टहलने की सलाह दी है। और वैसे भी इतना भी काम नहीं होता जितना तुम बोलती रहती हो। सिर्फ घर का ही तो काम होता है, उसमें से भी साफ सफाई करने के लिए तुमने काम वाली बाई लगा रखी है, और बर्तन और कपड़े धोने के लिए तुमने अलग बाई लगा रखी है। सिर्फ खाना पकाने का काम होता है, उसमें भी माँ तुम्हारी मदद कर देती है। सब्जियां छीलने काटने जैसे काम तो तुम्हें करने ही नहीं पड़ते हैं। फिर न जाने तुम्हें क्या क्यों पूरा दिन काम काम की रट लगाई रहती हो। अच्छा, तुम तो खा पीकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हो। यहाँ पीछे घर का कितना काम होता है, करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाती है। और माँ जी का तो तुम जानते ही हो, शाम को भी घर पर कहाँ बैठती हैं, सत्संग सुनने के लिए मंदिर चली जाती हैं। घर पर तो उनका दिल ही नहीं लगता। अरे जब उन्हें घर पर रहना पसंद ही नहीं है तो उन्हें वृद्धाश्रम भेज दो, तुम्हारी माँ को भी चैन मिल जाएगा और मुझे भी। तभी विनोद गुस्से में बोला, प्रिया, आज तो तुमने यह बात कह दी है, लेकिन आइंदा कभी इस बात को दोहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला होने के कारण उमा जी के कानों तक सारी आवाज़ आ रही थी। बहू के विचार जानकर उनके दिल को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहना ही उचित समझा और पार्क चली गईं। नाश्ते के बाद उमा जी दोपहर की साग सब्जी लेकर काटने बैठ गईं। उस समय प्रिया अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली और बोली, माँ जी, मैं जरा अपनी सहेली राधा के साथ बाजार जा रही हूँ, आने में कुछ देर हो जाएगी। तभी उमा जी अपनी बहू से बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है, अब विनोद से क्या कहूँ। वो तो सुबह सुबह जाता है और रात को घर लौटता है। तुम बाजार जा ही रही हो तो मेरा चश्मा तुम ही बनवा लाना। तभी प्रिया बोली, माँ जी, इस महीने खर्चा ज़्यादा हो गया है और मुझे भी अपनी सहेली की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए अभी टूटे चश्मे से ही काम चलाइए। और वैसे भी कौन सा आपको ऑफिस का काम करना होता है जो चश्मे के बिना नहीं कर पाएंगी। अगले महीने मैं आपका चश्मा बनवा लाऊंगी। तो उमा जी बोली, ठीक है बहू। प्रिया अपना पर्स उठाकर चलती बनी। चश्मे के बिना उमा जी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। एक दिन उनका पोता मोनू उनके कमरे में बैठकर खेल रहा था। उसने पानी मांगी तो उमा जी रसोई घर में पानी लेने चली गई, लेकिन बिना चश्मे के कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उनका हाथ कांच के गिलास से टकराया और गिलास नीचे गिर गया और टूट गया। जैसे ही प्रिया ने कुछ टूटने की आवाज़ सुनी तो गुस्से में तमतमाती हुई बाहर निकली। फर्श पर देखा तो कांच का गिलास टूटा हुआ पड़ा था। देखते ही आग बबूला होते हुए बोली, भगवान ने दो दो आंखें दी हैं, देख कर तो काम कर सकती हैं आप। मेरा इतना महंगा इतना इम्पोर्टेंट गिलास तोड़ दिया। मालूम भी है मेरी माँ ने दिया था, बिना मतलब इतना नुकसान कर दिया। प्रिया की आवाज़ सुनते ही विनोद बाहर आ गया। क्या हुआ प्रिया, इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना, तुम्हारी माँ ने मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। जानते हो, यह मेरी माँ ने दिए थे। तभी विनोद ने कहा, गलती से टूट गया होगा, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है। बिना बात के बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तभी विनोद ने अपनी माँ की ओर देखा तो बोला, अरे माँ, आप चश्मा क्यों नहीं पहनती? इसी कारण ही शायद आपको कुछ नज़र नहीं आया होगा। बेटा, वो मेरा चश्मा। अभी उमा जी इतना ही बोली थी कि प्रिया बोली, भगवान जाने कौन सी दुनिया में गुम रहती है तुम्हारी माँ, बिना मतलब मेरा नुकसान कर दिया। बड़बड़ाते हुए प्रिया अपने कमरे में चली गई। इधर उमा जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया था जो उनकी बहू इतना बरस पड़ी। दरअसल प्रिया
पर अपनी तथाकथित मॉडर्न सहेलियों का काफ़ी प्रभाव था। उसकी अधिकांश सहेलियां या तो अपने सास ससुर से अलग होकर अपनी अलग गृहस्थी बसा चुकी थी, या फिर उन्हें वृद्धाश्रम भेजकर उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन बिता रही थी। उनकी देखा देखी प्रिया पर भी अपनी सास को आश्रम भेजने का भूत सवार हो चुका था। अक्सर प्रिया फोन पर ही चिपकी रहती, कभी अपनी सहेलियों के साथ अपनी सास की बुराई करती तो कभी माँ के साथ घर का सारा हालचाल बांटती। एक दिन जब प्रिया अपने घर की सारी बातें अपनी माँ को बता रही थी तो उसकी कुछ बातें उमा जी के कानों में पड़ी। थोड़ी देर बाद वह अपनी बहू के पास आई और बोली, बहू, अपने ससुराल की सारी बातें मायके में बताना अच्छी बात नहीं होती। इतना सुनने की ही देर थी कि प्रिया एकदम भड़क गई और चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि छिपकर किसी की बातें नहीं सुना करते? अपनी बहू की जासूसी करते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? प्रिया के इस तरह के व्यवहार से उमा जी एकदम सन्न रह गईं। लेकिन कहती भी तो किससे? वह तो समझने को तैयार नहीं थी और बेटी को वह परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपमान का घूंट पीकर सहन कर गईं। लेकिन प्रिया चुप रहने वाली नहीं थी। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही विनोद कमरे में आया, उसने फिर से वही जिद पकड़ ली। तुम्हारी माँ के रहते हुए तो मेरा जीना हराम हो चुका है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। किसी से फोन पर बात तक नहीं कर सकती मैं। छोटी छोटी सी बातों को लेकर लेक्चर सुनाने चली आती हैं। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। अरे वृद्धाश्रम तो इन जैसे बूढ़े लोगों के लिए ही बना हुआ है ना। और फिर तुम्हारी माँ को भी अपने उम्र के लोग मिल जाएंगे तो उनका दिल भी लगा रहेगा। तभी विनोद बोला, प्रिया, बड़े बुजुर्ग अगर हमें कुछ समझाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं, लेकिन यह सब बातें तुम्हारे दिमाग से बाहर है। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी माँ को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा। तुम नहीं जानती कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितने त्याग किए हैं, और आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं उनका ख्याल भी ना रखूं, तो लानत है मेरे बेटे होने पर। तभी प्रिया बोली, बस तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई दिखाई ही नहीं देता। विनोद ने कहा, तुम नहीं जानती कितनी मुश्किलों से मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। खुद भूखे रहकर माँ ने मुझे भरपेट खिलाया है। मैं केवल 10 साल का था जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और उसके पश्चात माँ मुझे अकेला छोड़कर कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने घर से ही टिफिन सर्विस शुरू की, और शाम को जो भी थोड़ा बहुत समय बचता था उस समय मुझे पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी ट्यूशन देती थी। दिन रात मेहनत करते हुए मेरी माँ ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया है। मैं आज इज्जत भरी जिंदगी जी रहा हूँ। भले ही माँ के पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मेरी हर एक डिमांड को पूरा करती थी मेरी माँ। कहते हुए विनोद की आंखों में आंसू आ गए और बोला, प्रिया, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं। विनोद की बातें सुनकर प्रिया भी उस समय चुप हो गई, और उसके बाद कुछ दिनों तक घर में शांति रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, प्रिया का वही बर्ताव फिर से शुरू हो गया, जिस कारण विनोद फिर से परेशान रहने लगा। आखिर वह प्रिया को कैसे समझाए। एक दिन प्रिया ने अपने घर पर अपनी सारी सहेलियों को बुलाया और अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं। आप स्नैक बहुत अच्छे बनाती हैं, तो आज आप ही उनके लिए कुछ चाय और स्नैक बना दीजिए। उमा जी के घुटनों में बहुत दर्द था, फिर भी बहू की बात मानकर दोपहर से ही तैयारियों में जुट गईं। उनके हाथ के बने खाने में इतना स्वाद होता था कि बड़े बड़े होटल के सेब भी उनके आगे फेल हो जाएं। प्रिया की सहेलियों के आने से पहले उमा जी लगभग सारे व्यंजन बना चुकी थीं। तभी प्रिया अंदर आई और पूछने लगी, माँ जी, और कितना समय लगेगा? मेरी सहेलियां तो पहुंचती ही होगी। तभी उमा जी बोली, बाकी सारा काम हो चुका है, बस जब तुम्हारी सहेलियां आ जाएंगी तो मैं चाय बना दूंगी। उसी समय दरवाजे की बेल बजी तो प्रिया ने कहा, माँ जी, आप चाय बनाने रख दीजिए, और जल्दबाजी में चाय पत्ती के साथ चीनी की बजाय नमक का डिब्बा उठाकर अपनी सासू माँ को पकड़ा दिया और बोली, आप जल्दी से काम निपटाएं। और ऐसा कहकर प्रिया घर का दरवाजा खोलने चली गई। नजर के कमजोर होने और चश्मा न होने के कारण उमा जी को भी नमक और शक्कर में फर्क नहीं समझ आया, और उन्होंने चाय में नमक डाल दिया। तभी प्रिया अपनी सहेलियों को लेकर अंदर आई और उनके साथ बातें करने लगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद प्रिया सबके लिए रसोई घर में से तरह तरह के स्नैक्स लेकर आई, तो ऐसे दिखा रही थी मानो सारे स्नैक उसने ही बनाए हैं। सब लोग बड़े मजे से स्नैक्स खाने लगे और हंसी मजाक और बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। थोड़ी ही देर में चाय भी बन चुकी थी।
तो उमा जी गर्मा गर्म चाय ले आईं और मेहमानों को सर्व करने लगी। उनकी सारी सहेलियां लजीज व्यंजनों का आनंद ले रही थी और खाते हुए उनमें से एक सहेली बोली, अरे प्रिया, यह स्नैक्स तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। दूसरी सहेली बोली, हाँ यार, पकौड़ों का तो कोई जवाब ही नहीं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो मैंने आज तक नहीं खाए थे। तभी एक और सहेली ने कहा, लेकिन यह तो बताओ, यह सब बनाना तुमने सीखा कहाँ से? इससे पहले कि उमा जी कुछ कहती, तभी प्रिया बोली, अरे यार, इंटरनेट पर देखकर मैं सब कुछ सीख गई हूँ। तुम बस स्नैक्स एंजॉय करो। और स्नैक्स ही क्यों, तुम अपनी सहेली के हाथ की बनी चाय का भी मजा लो और बताओ कैसी बनी है। प्रिया ने कहा तो उसकी सहेलियां बड़े उत्साह के साथ चाय पीने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी सहेलियों ने चाय पीनी शुरू की, सबके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। कुछ सहेलियां वॉश मशीन में जाके कुल्ला करने लगी, तो बाकी सहेलियां जिन्होंने अभी तक चाय पीनी शुरू नहीं की थी, उन्होंने चाय वापस रख दी। उनका यह रवैया देखकर प्रिया हैरान रह गई। उसने तुरंत चाय उठाकर थोड़ी सी चाय चख कर देखी तो उस जोर से चिल्लाई, माँ जी, यह आपने क्या किया? क्या आपको इतना भी पता नहीं था कि चाय में नमक नहीं शक्कर डाली जाती है? कम से कम देख तो लिया कीजिए, आपको तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। तभी प्रिया की सारी सहेलियां कहने लगी, क्या प्रिया, तुमने तो कहा था कि स्नैक्स और चाय तुमने बनाई है, फिर नमक भी तो तुमने ही डाला होगा ना? तभी उमा जी विनम्र भाव से बहू की सहेलियों से बोली, गलती तो मुझसे हुई है। चाय मैंने ही बनाई थी और ढंग से नजर ना आने के कारण नमक भी मुझसे ही गलती से डल गया है। मुझे माफ करना बेटा। तभी प्रिया की एक सहेली जो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, उठकर उमा जी के पास आई और उन्हें गले लगाते हुए बोली, नहीं आंटी, आप हमसे बड़ी हैं, तो प्लीज माफी मत मांगिए, छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। उसके बाद प्रिया ने उन्हें कुछ ना कहना ही उचित समझा। जब उनकी सारी सहेलियां अपने घर चली गईं, तो प्रिया ने तो जैसे घर में तूफान ही खड़ा कर दिया और उमा जी से बोली, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती। आखिर आप चाहती क्या हैं? अपनी सहेलियों के लिए मैंने थोड़ा सा काम करने को क्या कह दिया? आपने तो पूरे नमक का डब्बा ही चाय में उड़ेल दिया। अगर कुछ नहीं बनाना था तो पहले ही बोल दिया होता, लेकिन इस तरह से मेरी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? तभी उमा जी बोली, बहू, मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही बनाया था और जब चाय बनाने लगी तो नमक का डब्बा भी तुमने ही मेरे हाथ में दिया था, यह कहकर कि मेरी सहेलियां आ गई हैं, जल्दी से चाय बना दो। अब यदि मुझसे नमक चाय में डल गया तो इसमें मेरा क्या कसूर था? अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि विनोद भी घर पर आ गया और प्रिया को गुस्से में देखकर उसने गुस्से का कारण जानना चाहा। तो प्रिया ने चिल्ला चिल्ला कर उसे सारी बात बताई। तो विनोद बोला, प्रिया, थोड़ा ध्यान दो, तुम्हें भी काम करना चाहिए था। कि माँ की उम्र हो चली है तो कम से कम उनके साथ काम में हाथ तो बटा देती। और माँ, आप अपना चश्मा क्यों नहीं लगाती? जब भी आप चश्मा नहीं लगाती तो कुछ न कुछ उल्टा हो ही जाता है। मुझे बताइए, आपने चश्मा कहाँ रखा है? मैं अभी ला कर देता हूँ। तभी उमा जी बोली, बेटा, दरअसल यह बात है कि मेरा चश्मा कुछ समय पहले से ही टूटा हुआ है, जिस कारण मैं ढंग से देख नहीं पाती और मुझसे कोई न कोई गलती हो ही जाती है। तो विनोद बोला, आप भी कमाल करती हैं माँ, आपका चश्मा टूट गया तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर उमा जी ने कहा, बेटा, मैंने तो बहू को कहा था, लेकिन बहू ने यह कहकर बात टाल दी कि इस बार खर्चा बहुत हो गया है तो पैसे नहीं बचे, अगले महीने मेरा चश्मा बनवा कर ले आएगी। यह बात सुनकर विनोद ने प्रिया की ओर प्रश्नवाचक निगाह से देखते हुए बोला। तो प्रिया अपना बचाव करते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, आखिर हूँ तो इंसान ही ना, भूल गई माँ जी का चश्मा बनवाना। फिर विनोद ने कहा, प्रिया, जैसे तुम इंसान होकर गलती कर सकती हो, वैसे मेरी माँ भी इंसान है और छोटी सी गलती पर तुम उन पर ऐसे चिल्लाने लगती हो जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हारे रोज रोज की इस व्यवहार से तो मैं परेशान हो चुका हूँ। विनोद की इस तरह से बात सुनकर प्रिया का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ ही नजर आती है, तुम्हारी जिंदगी में मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं मायके चली जाती हूँ। आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहते हुए प्रिया गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और बैग निकालकर अपना और अपने बेटे का कपड़ा पैक करने लगी। फिर उमा जी उसके पास आई और हाथ जोड़कर बोली, बहू, मेरे कारण तुम अपनी गृहस्थी खराब मत करो। यदि तुम्हें मेरी उपस्थिति पसंद नहीं है तो मैं वृद्धाश्रम चली जाती हूँ। तभी विनोद वहां आया और बोला, नहीं माँ, आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है और आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी।
यदि प्रिया को आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो वह यहाँ से जा सकती है, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब इस रोज रोज के झगड़े से तो मैं भी परेशान हो चुका हूँ। प्रिया ने अपना सामान पैक किया और जैसे ही जाने लगी तो विनोद से बोली, अगर तुम चाहते हो कि हमारी गृहस्थी फिर से बसे तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देना, मैं वापस आ जाऊंगी, नहीं तो मैं यहाँ कभी लौटकर नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर प्रिया अपने मायके चली गई, लेकिन विनोद ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह अब इस समस्या का हल चाहता था। आज घर में जो कुछ भी हुआ था यह सब देखकर उमा जी बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गई थी। फिर विनोद के पास आकर बोली, बेटा तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे घर में समस्या और बढ़ जाए, मेरे कारण तुम्हारी गृहस्थी खराब हो जाए, यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए मैं कल ही वृद्धाश्रम चली जाऊंगी, फिर तुम बहू को घर वापस ले आना। फिर विनोद बोला, नहीं माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती, इसमें दो लोगों का बराबर योगदान होता है। लेकिन यहाँ तुम्हारी बहू किसी भी तरह का योगदान देना ही नहीं चाहती, अब उसे उसकी ही भाषा में समझाना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए उसने कहीं फोन लगाया। उधर प्रिया जब ससुराल से झगड़ा करके अपनी मायके आ गई तो उसके माँ बाप को उसकी चिंता सताने लगी, परंतु किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। 2 दिन उसकी भाभी ने उसकी खूब खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन जब प्रिया अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी तो उसकी भाभी ने खाना लगाया। खाने की प्लेट देखते ही प्रिया के पिता उसकी भाभी की ओर बोले, बहू सब्जी में तेल बहुत ज्यादा है, तुम्हें तो मालूम है मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, इसलिए तेल थोड़ा कम डाला करो। तभी उसकी भाभी गुस्से से बोली, पिताजी यह तो आपका रोज का काम है, कभी आपको सब्जी में तेल ज्यादा लगता है तो कभी चाय में शक्कर, और कुछ नहीं तो सूखी रोटी का रोना रोने लगते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस तरह के रोज रोज की किटकिट से, बिना रुके सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, ऊपर से आप लोगों की यह टोका टाकी। और फिर प्रिया की ओर देखते हुए उसकी भाभी बोली, आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है तो उनकी खातिरदारी का जिम्मा भी मेरे ही सिर पर डाल दिया जाता है। ना तो मुझे यहाँ प्राइवेसी मिल पाती है और ना ही अपने हिसाब से जी पाती हूँ। अब मुझसे नहीं हो पाती आप सब लोगों की खातिरदारी। मेरी अपनी भी जिंदगी है जिसे मैं आराम से जीना चाहती हूँ। थक गई हूँ सारा दिन का आप सबकी नौकरी करते करते, अब मुझे आप लोगों से अलग रहना है। प्रिया अपनी भाभी से ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गई। फिर बोली, भाभी जरा सी बात तो है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तभी उसकी भाभी बोली, दीदी आपके बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, आप हमारे परिवार का मामला है, आप अपना घर देखिए, आप इस घर की मेहमान हैं तो मेहमान बनकर ही रहिए। फिर प्रिया गुस्से से बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी इस घर पर पूरा हक है। तभी उसकी भाभी कड़कड़ाती आवाज में बोली, जी नहीं दीदी, अब आपका घर यह नहीं है, आपका घर तो वह है जिसे आप छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हैं। अपनी भाभी को तो ऐसे बोलते देख प्रिया का तो उसे देखती ही रह गई। उसे अपनी भाभी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। फिर थोड़ा संयम रखकर प्रिया बोली, भाभी लेकिन पापा ने ऐसा भी क्या कह दिया जो आप इतना चिढ़ गई और अब अलग रहने की बात कर रही हैं? मुझे तो हैरानी हो रही है, आप तो कभी ऐसी नहीं थी, आप तो हमेशा हंसते हुए घर का सारा काम करती थी और माँ बाबूजी दोनों की खूब इज्जत देती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप पिता समान अपने ससुर के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं? तभी प्रिया की भाभी बोली, क्यों, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? आजकल तो कोई लड़की अपने सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती है। सभी लड़कियां अपने सास ससुर की जिम्मेदारियों से मुक्ति पाना चाहती हैं, अपना अलग परिवार बसाना चाहती हैं। उन्हें अपना पति तो पसंद है, लेकिन उसके माता पिता जिन्होंने उसे पैदा किया उसकी सेवा करना नहीं चाहती हैं। ज्यादा दूर जाना क्यों है, आप अपनी ससुराल में ही देख लीजिए, आपकी सास दिन भर आपके साथ कामों में, घर के कामों में आपका हाथ बटाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी सास की उपस्थिति आपको अपने घर में इतनी खटकती है कि आप अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने की जिद को लेकर आप मायके आकर बैठ गई हैं। जब आप खुद अपनी सासू माँ से मुक्ति पाना चाहती हैं तो फिर आप यह सब बातें मुझसे कैसे कह सकती हैं? अपनी भाभी की बातें सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू छलक पड़े और अपनी माँ की ओर देखने लगी। तभी उसकी माँ ने उसे एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। अपनी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर प्रिया हैरान रह गई और बोली, माँ आप लोगों के साथ भाभी इतना बुरा व्यवहार कर रही है और आप थप्पड़ मुझे लगा रही हो? तभी उसकी माँ गुस्से से बोली, बेशर्म लड़की, जब तुम अपनी सास पर चिल्लाती हो, उन्हें इतनी बातें सुनाती हो,
यहाँ तक कि उनसे अलग रहने की जिद में उन्हें वृद्धाश्रम भेजने पर अड़ी हो, तब तुम्हारे यह विचार कहाँ चले जाते हैं? जिस इंसान के पैसों से तुम ऐश करती हो, उसी को जन्म देने वाली माँ को डांटते फटकारते रहती हो, उनकी बेइज्जती करती हो, तब तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं होता कि सास माँ के समान होती है? तब तुम अपने आप को बिल्कुल सही समझती हो, लेकिन जब वही व्यवहार तुम्हारी भाभी ने हमारे साथ किया तो तुम्हें अपनी भाभी गलत लगती है। अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार होते देखकर तुम्हें कितना दुख हो रहा है। इतनी बातें सुनते ही प्रिया का नजर शर्म से झुक गया। बेटी, मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि अपने ससुराल की बातें ससुराल तक ही सीमित रखा करो। अपने मायके में कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। हमारी परवरिश तो ऐसी नहीं थी। मैंने कभी तुम्हें कोई गलत सलाह नहीं दी, लेकिन आज तूने जो हरकत की है उसके कारण हमारी परवरिश पर भी सवाल उठेंगे। तेरे ससुराल वाले तो यही सोचेंगे कि तेरी माँ ने ही तुझे अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने की सलाह दी है, गलत बातें सिखाई हैं। क्या आज से पहले तूने अपनी भाभी को इस तरह से हम लोगों को बात करते हुए देखा था? अरे वह तो कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी भाभी पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। अपनी माँ की बातें सुनकर प्रिया को एहसास हुआ जो कुछ भी वह अपनी सास के साथ कर रही थी वह कितना गलत था। एक इंसान जो भी करता है वही उसके सामने आता है। यही कुदरत का अटल नियम है। बहुत देर वह सोच विचार में बैठी रही। रात हो चुकी थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह होते ही प्रिया ने अपना सामान पैक कर लिया और अपने ससुराल वापस लौट आई। जैसे ही प्रिया अपने ससुराल वापस पहुंची तो उमा जी उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गईं। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, प्रिया उनके पैरों में गिर गई और बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ गई थी, जिस कारण मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर बैठी। अपनी बहू को इस तरह माफी मांगते देख उमा जी ने उसे सर उठाकर अपने गले से लगा लिया। फिर प्रिया बोली, मैंने आपको कितना कुछ सुनाया, लेकिन आपने पल भर में मुझे माफ कर दिया। अपनी सासू माँ के गले लगकर प्रिया खूब रोई। उमा जी यह बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर 2 दिन में ऐसा क्या हो गया जो प्रिया उल्टे पांव वापस आ गई और रोते हुए उनसे माफी मांगने लगी। विनोद जो ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था, प्रिया की आवाज सुनकर बाहर निकला। सास बहू को इस तरह गले लगते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तैयार होकर घर से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने अपनी सासू माँ को फोन लगाया और उनकी मदद के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए बोला, माँ जी धन्य हैं आप। अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों को गलत हरकतों पर उनका साथ ना देते हुए उन्हें इसी तरह से सही रास्ते पर लेकर आए तो कोई घर परिवार कभी नहीं उजड़े। कहते कहते विनोद की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल हुआ यूं था कि जिस दिन प्रिया विनोद से झगड़ा करके अपने मायके गई थी, उसी दिन विनोद ने अपनी सासू माँ को फोन करके सारा किस्सा बयान कर दिया था और इस मामले में उसने मदद मांगी थी। प्रिया की माँ अपने दामाद और समधन को खूब अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए आज जो कुछ भी प्रिया के मायके में हुआ वह सब प्रिया के माता पिता और भाई का सोचा समझा नाटक था, ताकि यह प्रिया को सही रास्ते पर ला सकें। आज प्रिया बहुत खुशी से अपने घर का सारा काम कर रही है और उमा जी के साथ खूब हंस बतिया रही है। जब विनोद घर लौटा तो चीखने चिल्लाने की आवाजों के स्थान पर हंसी ठिठोली की आवाजें घर में गूंज रही थी। यह नजारा देखकर विनोद सोचने लगा, प्रिया की माँ की तरह यदि सभी माता पिता समझदारी से काम लें तो बहुत से घर उजड़ने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।